Hello everyone, welcome to Capstone IAS Learning and welcome to our Prelims 2020 crash course for Science and Technology. In this video session, we are going to start with data security और आज इसमें हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी और इसके यूजेस के बारे में. So let's begin our discussion. First of all, what is cryptography? This is the art and science of achieving security by encoding message to make them non-readable. Basically, किसी भी एक रीडेबल मैसेज को ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम सो दैट सिक्योरिटी ऑफ दैट मैसेज कैन बी अचीव्ड. इसे ही बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी. सो क्रिप्टोग्राफी इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. सो अब हमें जानना है एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है. एनक्रिप्शन का मतलब है किसी भी एक मैसेज को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना सो दैट कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उस मैसेज को डिसिफर ना कर पाए. लेट्स से ए एंड बी ये आपस में एक रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ए जो भी मैसेज बी को भेजना चाहते हैं वो पहले एक एनकोड कर देंगे किसी एक कोड की सहायता से उस मैसेज को और इसको कन्वर्ट कर देंगे अनरीडेबल फॉर्मेट में. वो अनरीडेबल फॉर्मेट इन दोनों के बीच में जो भी अनऑथराइज्ड यूजर्स होंगे वो उसको डिसिफर नहीं कर पाएंगे. बट जब ये मैसेज बी तक पहुंचेगा बी उसी कोड की सहायता से उस मैसेज को डीकोड कर लेंगे जिसे बोला जाएगा डिक्रिप्शन ऑफ दैट रिटन कम्युनिकेशन. सो क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स क्रिप्टोस विच मींस हिडन एंड ग्राफिया जिसका मतलब है राइटिंग. सो हिडन राइटिंग क्रिप्टोग्राफी का एस्पेक्ट है. जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो भी रिटन कम्युनिकेशन है वो हाइड कर लिया गया है. सो दिस इज अ मेथड of storing and transmitting data in a form that only those it is intended for can read and process. जो authorized users हैं वो ही उस मैसेज को रीड और प्रोसेस कर सकें उसी मेथड को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी. सो दिस इज अ साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय एनकोडिंग. जैसा कि हमने देखा एनक्रिप्शन की सहायता से हमने अनरीडेबल फॉर्मेट में उस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया और बाद में जो ऑथराइज्ड यूजर था वही उसको डीकोड कर सकता है जिसे बोला जाता है डिक्रिप्शन. राइट. अब अगर हम देखें व्हाई वी यूज क्रिप्टोग्राफी, सबसे प्राइमरी पर्पस जो क्रिप्टोग्राफी का है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है एंश्योरिंग दैट नो वन कैन रीड द मैसेज एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर. जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है वो उस मैसेज को रीड ना कर सके. ये प्राइमरी पर्पस है क्रिप्टोग्राफी का. दूसरा एस्पेक्ट देखें ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब है वी नो द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. जो सेंडर है उस मैसेज का उसकी आइडेंटिटी हम जानते हो उससे हम ऑथेंटिकेट कर सके उस मैसेज के बारे में. राइट. थर्ड एस्पेक्ट इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब है अगर लेट्स से ए और बी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है तो ये कम्युनिकेशन जो भी मैसेज भेजा गया है वो इन दोनों के बीच में ऑल्टर नहीं किया गया. उस मैसेज की जो इंटेग्रिटी है वो बरकरार है उसे भी एंश्योर करता है क्रिप्टोग्राफी. लास्ट इज नॉन रेपुडिएशन. नॉन रेपुडिएशन का मतलब है सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट डिनाई सेंडिंग ऑफ द मैसेज. जो सेंडर है मैसेज का वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा. उसको एंश्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का. सो द प्राइमरी पर्पस इज कॉन्फिडेंशियलिटी. ये तो हम सब लोगों को पता ही है. उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए हमारी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी तो यूज होगा ही होगा. उस मैसेज की इंटेग्रिटी के लिए और नॉन रेपुडिएशन के लिए भी यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी को. अब क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम कुछ और टेक्निकल टर्म्स में जानने की कोशिश करते हैं. सो दिस टेक्निक इज मेनली बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड सीक्वेंशियली टू अचीव द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी. अगर हमने किसी भी एक मैसेज को इनकॉम्प्रिहेंड बनाना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और यही स्टेप्स सारे मिलके बनाते हैं एक एल्गोरिदम. सो कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर मैसेज को एनकोड करना है तो उसके लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया जाता है. तो उसे हम अगर हम बोलेंगे उसी एल्गोरिदम की सहायता से उस मैसेज को हमने क्या कर दिया एनक्रिप्ट कर दिया. अब अगर हम बात करें जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है इस प्लेन टेक्स्ट को हमने किसी एक एल्गोरिदम की सहायता से एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया
तो उस टेक्स्ट का नाम होगा सिफर टेक्स्ट। तो ये टेक्निकल टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। जो अनरीडेबल फॉर्मेट है उसे ही हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं, जो रीडेबल फॉर्मेट है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहेंगे। मोस्टली दिस कन्वर्जन माइट रिक्वायर एन एडिशनल पीस ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन एज अ की। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट था, इस प्लेन टेक्स्ट को हमने अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस अनरीडेबल फॉर्मेट को बोला गया सिफर टेक्स्ट। जब इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया तो उसके कन्वर्जन के लिए जिस एल्गोरिदम का हमने इस्तेमाल किया, जिस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का हमने इस्तेमाल किया, उसे बोला जाएगा की ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट। यही ऐसी की होगी जिससे इस प्लेन टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया। अब अगर इस की को मैंने वापस ले जाके यहां पे दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो वो इस सिफर टेक्स्ट को इस की सहायता से ओपन करके वापस कन्वर्ट कर लेगा प्लेन टेक्स्ट में, राइट। अब जो ये प्लेन टेक्स्ट था, जो जिसे हमने सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट करने का एस्पेक्ट यही था कि इनके बीच का कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को हैक ना कर सके। सो जब भी इस सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, इस की एसेंशियलिटी हमेशा रिक्वायर होगी। सो knowledge of key is essential for securing and revealing the information, right? So depending upon the period, cryptography can be broadly categorized as classical cryptography and modern cryptography। जो पुराने जमाने में मैसेज को हमने क्या किया, सिक्योर किया जाता था, उसे क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी कहा जाता था। आज के जमाने में जो यूज की जाती है उसे मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो दिस रेफर्स टू द अर्ली फॉर्म ऑफ मेथोडोलॉजी which was mostly dependent on the rearrangement and the substitution of the letters in a way that the output could not be understood without the prior knowledge of the process। इसको हम बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी एक प्लेन टेक्स्ट को हमने ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट करना है ए से बी के बीच में। ए बी को बोलना चाहते हैं वी आर सेफ, राइट। तो हमने क्या किया, इस पूरे मैसेज में, इस पूरे मेथड को हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करना है। उस रीअरेंजमेंट को हमने डिसाइड कर लिया कि जो भी मेथड, जो भी एक अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट को अगर हम दो शिफ्ट कर देंगे, +2 कर देंगे, जैसे W के बाद XY तो यहां पे +2 करके Z, E के बाद FG H, तो ZH लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि हर अल्फाबेट 2 पोजीशन से शिफ्ट किया गया है। और जब यह मैसेज बी तक पहुंचा, ZH DUH VDIH, अब बी क्या करेंगे, अब बी को पता होगा द की इज 2। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 माइनस कर देना है। Z को 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा W, H को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा V। तो ऐसे करके इस मैसेज को क्या कर लिया जाता है, डीकोड कर लिया जाता है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शुरुआत से ही डिसाइडेड है ए और बी के बीच में। ए शुरुआत से ही बोल देगा बी को कि जो भी मैं मैसेज भेजूंगा ना, उसमें हर अल्फाबेट को 2 शिफ्ट करके भेजूंगा। तो जब आपके पास वो मैसेज पहुंचे तब आप उसको क्या कर लें, 2 घटा दें उसमें से और वापस अरेंज कर लें। सो राइट, दिस इज द मेजर एस्पेक्ट जिसे बोला जाता है सीजर सिफर मेथड। ये जो फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी है ये बहुत पॉपुलर थी एंशिएंट इजिप्ट एंड ग्रीस में। सो द पॉपुलर सीजर सिफर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन सिफर। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया इन विच द लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, जो प्लेन टेक्स्ट था उसके लेटर्स को वर रिप्लेस्ड बाय द लेटर्स इन द अल्फाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक प्लेस इन द सीक्वेंस। उनको किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से हमने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए इसे सीजर शिफ्ट मेथड भी कहा जाता है। ये तो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल था। बट अगर इसमें तो हमने क्या करना है, बहुत आसानी से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर लेट से यहां पे +2 हुआ है तो इसके हिसाब से हम अपने बार बार मेथड्स लगा के, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगा के इस मैसेज को डीकोड किया जा सकता है। और अगर इसी मेथड से हम आज के जमाने में क्रिप्टोग्राफी करें तो हमारे कंप्यूटर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बहुत आसानी से इसे डीकोड कर देंगे। तो ये मेथोडोलॉजी तो अब काम की नहीं रही। अब आता है मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। पहले क्या था, सिर्फ शिफ्टिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता था। अब इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर किसी भी मैसेज को
एनकोड करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व कर दी, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए हम अपने मैसेज की सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। सो क्लॉड ई शैनन is considered to be the father of the mathematical form of cryptography that led to the origin of modern ciphers। जो मॉडर्न सिफर और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है उसका जो भी बेसिस है वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, राइट। अब हम बात करें दो तरह के मॉडर्न की क्रिप्टोग्राफी में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम एंड सेकंड इज असिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है इसे समझना कि कैसे एन्क्रिप्शन अचीव किया जाता है और सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का लिमिटेशन क्या है। इसमें होगा क्या, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसमें ए ने जो मैसेज भेजा है उस मैसेज को किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला से इन्होंने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया, राइट। उसको बोल दिया, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को फंक्शन एफ दे दिया नाम इन्होंने, और इस मैसेज को एनकोड कर दिया। जैसे ये मैसेज को एनकोड किया, ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है, दिस मैथमेटिकल फंक्शन विल बी द की, जिस की से इस मैसेज को लॉक किया गया। अब इस की को ए ट्रांसफर कर देगा बी के पास, राइट। बी के पास ये की पहुंच गई, और बी ने जब ये मैसेज बी को मिला, उस मैसेज को बी ने इस की सहायता से क्या कर लेना है, डीकोड कर लेना है। सो बेसिकली जो दो पर्सन हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में एक ही की का इस्तेमाल हो रहा है, और इसी की से लॉक किया जाएगा और उसी की से ही अनलॉक कर लिया जाएगा। इसे बोला जाता है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। बहुत आसान है समझना, राइट। सो दीज आर एल्गोरिथम्स दैट यूज द सेम की फॉर द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा, जिससे ए ने लॉक किया था उसी से बी ने अनलॉक कर लिया। सो hence the process require the key being shared among all the individuals who need to have access to the data। अब होगा क्या, लेट से इस मैसेज को 5 लोगों के बीच में ट्रांसफर करना है, तो पांचों के पास वो की होगी, और इन पांचों के पास वो की ट्रांसफर कर दी जाएगी और पांचों इस मैसेज को अनलॉक कर लेंगे। बट चैलेंज ये आता है कि जब ए बी को की ट्रांसफर कर रहा होगा, तो उसमें उस चैनल को भी हमने क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि ए जब मैसेज भेज रहा है बी को, उसके बाद जब की का ट्रांसमिशन किया जाता है, तब हैकर्स इस की को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और जैसे ये की हैक हो गई, वैसे ही ये जो प्लेन टेक्स्ट जो अनरीडेबल फॉर्मेट में बनाया गया, सिफर में बनाया गया, उसे वो वापस कन्वर्ट कर लेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। सिंस द secrecy completely depends on the key being used, any accidental disclosure of the same to non-authorized individuals might lead to compromise of the entire system। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है सेंडर जिन्होंने अपना एक डेटा ट्रांसमिट करना है इस की सहायता से, और यही सेम की जैसे जो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा था, इन्होंने इसके साथ एक की अटैच की, वैसे ये अनरीडेबल फॉर्म में आ गया। इसे बोला जाएगा सिफर टेक्स्ट, और इस सिफर टेक्स्ट को बाद में इस की को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे पर्सन के पास, रेसिपिएंट के पास। उन्होंने इसी की का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट को ओपन कर लिया और ये रीडेबल फॉर्मेट में आ गया, राइट। सो पहले प्लेन टेक्स्ट था, एनक्रिप्शन किया, सिफर टेक्स्ट में बदल गया, फिर डिक्रिप्शन किया, प्लेन टेक्स्ट में वापस बदल गया। यही सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। बट अब आता है एस्पेक्ट असिमेट्रिक की एल्गोरिथम का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। लेट्स से हमने सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में बात की कि यहाँ पे एक ही की होती है जिसका ट्रांसफर किया जाता है ए से बी तक, राइट। और इसी की को ट्रांसमिट करना सबसे बड़ा टास्क भी है, ये एक चैलेंज भी है इस की को ट्रांसफर करना। तो होगा ये, लेट से अब हम असिमेट्रिक की एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। अब यहां पे एक की नहीं होगी, यहां पे होंगी दो कीज। एक की होगी पब्लिक की और दूसरी की होगी प्राइवेट की, और हर यूजर जो उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहता है वो अपनी दो कीज जनरेट करेगा। जैसे ए है तो ए के पास दो कीज होंगी, एक पब्लिक की ए और एक प्राइवेट की ए। बी के पास भी दो कीज होंगी, पब्लिक की बी और प्राइवेट की बी, राइट। अब इन दोनों कीज का फर्क क्या है, ये क्या करेंगे, जो ये पब्लिक कीज होंगी इनकी,
वो पब्लिक कीज जो होंगी वो पब्लिक में होंगी, मतलब उनका डिस्क्लोजर कर दिया जाएगा। डिस्क्लोजर मतलब ये ओपन डोमेन में अवेलेबल हैं, ये ओपन डोमेन में अवेलेबल हैं, और इस डोमेन में जो भी लोग होंगे, हर व्यक्ति के पास, हर इंसान की पब्लिक की का एक्सेस होगा ही होगा। ध्यान से सुनना, दो कीज हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। जब ये पूरा मेथड खत्म हो जाएगा तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि असिमेट्रिक की एल्गोरिदम आखिर है क्या। यहां पे जो मैं बात बोलना चाहता हूं वो ये कि हर यूजर जो उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहता है उसके पास दो कीज हैं, एक पब्लिक की, एक उसकी प्राइवेट की। पब्लिक की तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसका एक्सेस हर कोई कर सकता है, इनफैक्ट हैकर भी कर सकता है। और दूसरा पब्लिक की भी, इसका एक्सेस भी सबके पास है। अब इनका एस्पेक्ट ये है, पब्लिक की और प्राइवेट की का रिलेशन ये है कि अगर मान लो किसी एक मैसेज को मैंने किसी एक व्यक्ति की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया ना, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए उसकी प्राइवेट की आवश्यकता होगी। इसको एग्जांपल से समझें। लेट से ए ने मैसेज भेजा बी को। जब ए मैसेज भेजेगा बी को और ए ने उस मैसेज को प्राइवेट पब्लिक की से क्या कर दिया, पब्लिक की ऑफ ए से एनक्रिप्ट कर दिया, तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की आवश्यकता होगी। और प्राइवेट की ए की किसके पास है, सिर्फ ए के ही पास है। समझ में आई अब बात? तो पब्लिक की जो सबके पास है उसका कोई एस्पेक्ट नहीं है, उससे तो हमने एनक्रिप्ट कर दिया, बट डिक्रिप्शन करने के लिए हमेशा प्राइवेट की आवश्यकता होगी, राइट। अब इस केस में अगर हम देखें, ए बी को मैसेज भेजना चाहते हैं और ये मैसेज सिक्योर रखना चाहते हैं, यहां पे एक हैकर भी मौजूद है और ये हैकर तैयार बैठा है कि ये जो मैसेज जा रहा है उसको एक्सेस कर लें। हुआ ये, अब ए के पास ऑप्शंस देखते हैं क्या आते हैं। पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, ए के एक मैसेज भेजा है ए ने, उस मैसेज को ए ने क्या किया, पब्लिक की ऑफ ए से एनक्रिप्ट कर दिया। जैसे ये मैसेज बी तक पहुंच गया, अब बी सोचेगा कि इसको मैं डिक्रिप्ट कर दूं, बट डिक्रिप्ट करने के लिए बी को चाहिए होगी प्राइवेट की ऑफ ए, तो बी क्या डिक्रिप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेकंड एस्पेक्ट ये है, अगर इसी मैसेज को बी की प्राइवेट की, बी की पब्लिक की, जो बी की पब्लिक की ओवरऑल डोमेन में मौजूद है, उससे एनक्रिप्ट कर दिया गया, मतलब ए के पास बी की पब्लिक की तो थी ही, क्योंकि बी की पब्लिक की तो सबके पास है, तो ए ने उस मैसेज को बी की पब्लिक की से क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। और जैसे ही वो बी के पास पहुंचा, बी ने अपनी प्राइवेट की से उसको ओपन कर लिया। इसलिए अगर बीच में कोई हैकर आता भी है तो हैकर सोचेगा कि मेरे पास एक ही तरीका है इसको डिक्रिप्ट करने का, वो ये है कि मेरे पास कैसे भी करके प्राइवेट की मिल जाए बी की, बट उसके पास बी की प्राइवेट की नहीं होगी, बी की पब्लिक की होगी। पब्लिक की से तो वो एनक्रिप्ट हुआ था, डिक्रिप्ट तो हो नहीं सकता। इसीलिए असिमेट्रिक की एल्गोरिदम में दो कीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो रिसीवर है, रिसीवर की से हम क्या करेंगे, जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे, ताकि रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचे वो अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर ले। तो यही एस्पेक्ट है असिमेट्रिक की एल्गोरिदम का, बिकॉज इसमें की को ट्रांसफर नहीं करना पड़ा, ये प्राइवेट की बी के पास ऑलरेडी मौजूद थी, राइट। तो इसने जैसे ही इसके पास मैसेज आया, जो इसकी पब्लिक की से एनक्रिप्टेड था वो इसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ असिमेट्रिक की एल्गोरिदम, और इसमें आरएसए एल्गोरिदम सबसे फेमस एल्गोरिदम है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी की, जिसका एस्पेक्ट है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। बट जब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आए तब वो दोनों के दोनों मॉडल मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पे डिपेंडेंट थे। ऐसा हुआ कि जितना भी हम हार्ड टू हार्ड फंक्शन बना लें, मैथमेटिक्स का हार्ड से हार्ड हम क्या कर लें, एल्गोरिदम डेवलप कर लें, तो जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, उनके लिए तो उसे डिकोड करना बहुत मुश्किल है। बट भविष्य में आ जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स। जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए, वैसे ही इन मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को विद इन एन आवर क्या कर दिया जाएगा, डिकोड कर दिया जाएगा। इसलिए सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की एल्गोरिदम चाहे जितना मर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लें, क्वांटम कंप्यूटर इनकी सीक्रेसी को भंग कर देंगे, ऐसा श्योर है। इसीलिए
आगे चल के एक और मेथड आया जिसका नाम है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अब मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पर डिपेंडेंट नहीं है, रदर इट डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स। पर्टिकुलरली क्वांटम लेवल पे, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ पे ये काम करती है। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD, और यही है ऐसा जो कि सबसे सिक्योर सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। राइट, अब हम बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आखिर है क्या? जैसा कि सिमेट्रिक की एल्गोरिदम और असिमेट्रिक की एल्गोरिदम में हमने देखा, ये दोनों यूटिलाइज करते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को, बट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD यूज करता है क्वांटम मैकेनिक्स को, फिजिक्स के लॉज को, और इट इनेबल्स two parties to produce a shared random secret key only known to them which can then be used to encrypt and decrypt message। मतलब पहले जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम की सहायता से की का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, अब वो मैथ से नहीं फिजिक्स की सहायता से किया जाएगा, और फिजिक्स में पर्टिकुलरली क्वांटम लेवल पर आके किया जाएगा, अल्ट्रा स्मॉल लेवल पर आकर किया जाएगा, और इसमें मदद ली जाएगी फोटॉन्स की, क्योंकि फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स हैं, लाइट के पैकेट्स हैं। इनकी सहायता से, इन फोटॉन्स की सहायता से इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा। और अल्ट्रा लेवल स्केल पे अगर हम बात करें, ये जो फोटॉन्स हैं इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ये जो मटेरियल अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे, क्वांटम लेवल पे हमें दिखता है, ये अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी लेके अपने साथ चलता है, और वही यूनिक प्रॉपर्टीज इस क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल भी बनाती हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल यूज होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ही पूरा का पूरा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? डिपेंडेंट है। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, द प्रिंसिपल बिहाइंड द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिसका मतलब यह है कि अगर हम अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे किसी भी मटेरियल को अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश करेंगे, तब हम उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एस्पेक्ट ये था, ऑब्जर्वेशन कोज पर्टर्बेशन। मतलब अगर हम किसी भी पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन करना जाएंगे अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे, तब हम उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे। उसकी स्टेट को हम, जो उसकी स्टेट है उसे हम स्टेबल नहीं रख सकते हैं। लेट्स से कोई भी एक पार्टिकल है A, इस पार्टिकल की एक तो स्टेट है, जैसे कि हम बोले पोजीशन, और एक उसका कुछ मोमेंटम है। अगर मैं इस पार्टिकल को एनालाइज करना चाहूं, ऑब्जर्व करना चाहूं, तो मैं इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकता। यही अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी ये कहती है, अगर मैं इसके मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी को मेजर करूंगा तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा, और इसकी पोजीशन को मेजर करूंगा तो इसकी मोमेंटम को चेंज कर दूंगा। इसी प्रकार से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा जब भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का एस्पेक्ट आएगा, राइट। और दूसरा थ्योरम जो इसमें लगता है, दैट इज नो क्लोनिंग थ्योरम। उसका मतलब यह है, किसी भी पार्टिकल की अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे जो स्टेट है, क्वांटम स्टेट है, उस क्वांटम स्टेट को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनाई जा सकती, उसका क्लोन नहीं बनाया जा सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना हमें समझना है कि कोई भी एक पार्टिकल है तो उसकी स्टेट को अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर देंगे। एक एस्पेक्ट जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है। सेकंड एस्पेक्ट है, उस पार्टिकल को जो अल्ट्रा स्मॉल लेवल पे, क्वांटम लेवल पे है, हम उसकी पोजीशन की आइडेंटिकल कॉपी नहीं बना सकते हैं। ये नो क्लोनिंग थ्योरम है। अब ये दोनों कैसे यूज होती हैं उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। लेट्स से जो भी इंफॉर्मेशन हमने भेजी है, वो हमने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनकोड करने के लिए फोटॉन्स के स्पिन का यूज किया। बेसिकली जो फोटॉन्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में उनका कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होता है। फोटॉन्स क्या करते हैं? स्पिन करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। अब जब ये फोटोन घूमता रहेगा, उसकी हमने 4 पोजीशंस को फिक्स कर लिया, राइट।
जैसे कि रेक्टिलिनियर पोलराइजेशन में हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन ली, दो पोजीशन हमने ली है डायगोनल की, राइट। अब ये जो फोटोन है ये इसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल, इस फोटोन का ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल, इसका ओरिएंटेशन है 45 डिग्री और इसका ओरिएंटेशन है 135 डिग्री, और सबको डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे दिए। इसको दे दिया वर्टिकल को 0 और 45 डिग्री को 0, हॉरिजॉन्टल को 1 और इसको 1। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जानी है, जो हमारी की इस्टेब्लिश हमने करनी है, वो 1010 के बिट की फॉर्म में करनी है, राइट। तो इस एग्जांपल में ये बताया गया एलिस और बॉब दो लोग हैं जो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके बीच में एक हैकर है जिसका नाम है ईव, सो एलिस और बॉब के कन्वर्सेशन के बीच में ईव हैकर का काम करेगा। अब एलिस अपने कन्वर्सेशन को कैसे सिक्योरली बी तक पहुंचाता है, वही इसका एस्पेक्ट है। जो एलिस है उसने अपनी इंफॉर्मेशन को फोटोन्स की सहायता से डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन देके भेज दिया। हर ओरिएंटेशन का कुछ ना कुछ नंबर सिग्निफाई किया गया, जैसे कि अगर फोटोन्स वर्टिकल में गया तो उसका नंबर 0। तो ऐसे करके जो एलिस है उसने अपनी जो इंफॉर्मेशन भेजी वो 0 0 1 0 1 0 1 1 1, ये एलिस ने अपने बिट की सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन भेज दी। और ये जो सीक्वेंस जाती है ना, इनके बीच में एक पोलराइजर लगा होता है, एक फिल्टर लगा होता है, जिस फिल्टर की सहायता से इस सीक्वेंस को मेजर किया जाता है। लेट्स से अगर मैंने एक वर्टिकल फिल्टर लगाया और फोटोन यहां से पास कर रहा है, जैसे ये वाला फोटोन पास कर रहा है, वर्टिकल फिल्टर लगाया तो ये वर्टिकल रिजल्ट देगा, और वर्टिकल के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है 0, तो 0 इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम बिट के सीक्वेंस को भेजना चाहते हैं वैसे वैसे हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि फोटोन को ओरिएंट किया जा सके, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि बेसिकली फोटोन की ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने अपना एक बिट सीक्वेंस क्या कर लिया, रेडी कर लिया। बट अगर जो भी बीच में हैकर आएगा, ईव अगर इसके बीच में अपना पोलराइजेशन, अपना एक फिल्टर लेके इस इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करेगा, तब यूज होगा डेफिनेटली द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जिसमें बोला जाएगा जैसे ही वो उसकी पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करेगा वैसे ही उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्टेट को पकड़ता है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन थी उस पूरे के पूरे फोटोन में वो चेंज हो जाएगी, और जो हमारा ईव है उसकी उस पर्टिकुलर फोटोन की आइडेंटिकल कॉपी भी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये नो क्लोनिंग थ्योरम कहती है। इसीलिए जो फोटोन की सहायता से जितना भी इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्लोनिंग थ्योरम दोनों मिलकर कहती हैं कि अगर कोई हैकर बीच में आ गया इनके, तो वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, खराब कर देगा। जैसे ही वो पूरी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देगा, एलिस और बॉब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपके मैसेज को बीच में से किसी ने हैक करने की कोशिश की है। तो आज तक हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन से तो जो भी एल्गोरिथम्स हैं उनको डिक्रिप्ट कर लेते थे, बट यहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां पे तो क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, और फोटोन की प्रॉपर्टी को तो हम चेंज कर नहीं सकते। इसीलिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में जो भी एस्पेक्ट यूज होगा उसमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पोजीशन चेंज हो जाएगी या उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ओवरऑल पूरा का पूरा जो मैसेज है, जो की है, वो चेंज हो जाएगा, और सेंडर और रिसीवर दोनों के पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई ना कोई बीच में अनऑथराइज्ड यूजर आया था, राइट। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। आई होप आपको क्रिप्टोग्राफी का बेसिक आइडिया अब लग गया होगा। 3 तरीके के हमने मेथड सीख लिए हैं, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, असिमेट्रिक की एल्गोरिथम और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का नेक्स्ट एस्पेक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, subscribe to our channel and follow this for more videos. Thank you so much.